बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IIT कानपुर, डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितनी नुकसानदेह है। सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक है पॉलीथीन, जिसे हम पॉली बैग भी कहते हैं। कई जगह पर प्रतिबंधित होने के बावजूद हम इस पॉलीथीन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये हवा, पानी और मिट्टी सभी के लिए खतरनाक है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अगर हमें सुरक्षित जीवन जीना है तो हम इसका कोई दूसरा विकल्प खोज निकालें। आज का हमारा स्टार्टअप इसी समस्या का समाधान देता नजर आता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से। मेरा नाम सार्थक गुप्ता है और मैं नोवो अर्थ कंपनी का फाउंडर हूँ। हमारी कंपनी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने की तरफ मेहनत कर रही है। हमारी कंपनी 100% बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को वेस्ट रिसोर्सेज से बना रही है। हम लोग दुनिया में पहले होंगे जो सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी को लेकर उसको प्रॉपर्ली कमर्शियलाइज करने में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं आज एंटरप्रेन्योर सार्थक गुप्ता जी। सार्थक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। थैंक यू। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है नोवो पॉलीमर, तो आप उसको रिवोल्यूशनरी सेकंड जनरेशन बायोपॉलीमर कहते हैं, क्यों? और साथ ही जब हम उसको कंपेयर करेंगे जो एक नॉर्मल कन्वेंशनल प्लास्टिक है या बायोप्लास्टिक है, तो कैसे कंपेयर करेंगे आप उसको? नोवो पॉलीमर, जिसको हम लोग रेवोल्यूशनरी सेकेंड जनरेशन पॉलीमर कहते हैं, तो पहले हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे सेकेंड जनरेशन पॉलीमर एक्चुअली होता क्या है। तो अगर किसी यूज़फुल चीज़ से हम लोग कोई यूज़फुल चीज़ बना रहे हैं तो उसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी वेस्ट रिसोर्सेज से कोई यूज़फुल चीज़ बना के रेडी करते हैं उसको हम लोग सेकेंड जनरेशन कहते हैं। तो नोवो पॉलीमर पूरी तरीके से एक इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूटिलाइज करके बनाया गया है, जो कि है आपका वेस्ट फेदर्स। वेस्ट फेदर्स बहुत ही अबंडेंस में अवेलेबल है एंड इसमें एक केराटिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर की तरह एक्ट करता है, तो हम लोग वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको पॉलीमराइज करके हम लोग नोवो पॉलीमर को बनाते हैं। ये केराटिन प्रोटीन आउट ऑफ ऑल द प्रोटीन्स विच आर अवेलेबल, ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इसमें बहुत अच्छी बैरियर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो पॉलीमर अब तैयार होगा उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ही इतनी अच्छी हैं कि वो एज़ कम्पेयर टू अदर बायोपॉलीमर्स विच आर इन द मार्केट उनसे आउट परफॉर्म करेगा। कन्वेंशनल पॉलीमर का हम लोग यूज़ सिर्फ जिन चीज़ों के लिए करते हैं वो है कि आपको बैरियर प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करनी होती है, आपको एक डिसेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है। तो केराटिन प्रोटीन में अपने में ही ये सारी चीज़ें खूबियाँ हैं। इस वजह से सेकेंड जनरेशन नोवो पॉलीमर कैन रेवोल्यूशनाइज द पैकेजिंग सेक्टर एंड द पॉलीमर सेक्टर। तो आपने बताया कि क्योंकि ये वेस्ट से आप तैयार करेंगे और आपने फेदर्स का जिक्र किया है और आपने केराटिन का जिक्र किया है, तो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि जो फेदर्स हैं उसमें चिकन फेदर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सिर्फ चिकन फेदर्स ऐसी कौन सी क्वालिटी पाई जाती है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप ये पॉलीमर तैयार कर रहे हैं? हम लोग जो केराटिन प्रोटीन से इसको बनाते हैं, तो केराटिन प्रोटीन बहुत सी चीज़ों में मिलता है। हमारे नाखूनों में मिलता है, हमारे बालों में मिलता है, उसी तरीके से ये मुर्गियों के पंखों में भी मिलता है। केराटिन प्रोटीन इन जनरल कुछ तरीकों के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब हमारे बालों में जो प्रोटीन मिल रहा है, केराटिन प्रोटीन मिल रहा है, उसका अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे नाखूनों का है, जो कि आप अपने टच एंड फील से भी पहचान सकते हैं कि ये इसमें थोड़ा सा टेक्सचर, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। सिमिलरली जो चिकन फेदर में केराटिन प्रोटीन मिल रहा है उसके अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन में 60% अमीनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक से मेरा मतलब है
हम लोग किसी भी मटेरियल को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो हाइड्रोफोबिक हो सकता है जो कि वो पानी को रिपेल करे, एक होता है हाइड्रोफिलिक जो कि पानी को अट्रैक्ट करे, और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर से पानी को अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्योंकि केराटिन प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन 60% हाइड्रोफोबिक है, तो जो भी हम लोग इससे पॉलीमर तैयार करेंगे या फिर जो भी हम लोग पैकेजिंग इससे तैयार करेंगे वो नेचुरली हाइड्रोफोबिक होगी, जो कि एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और इस समय प्रेजेंटली जितने भी बायोपॉलीमर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ना कि हाइड्रोफोबिक। इस वजह से उनका वास्ट स्केल में अडॉप्शन अभी नहीं हो पा रहा है, जो कि केराटिन पॉलीमर जो कि हमारा नोवो पॉलीमर है वो शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नई उमंग लेके आ जाए पॉलीमर सेक्टर में और पैकेजिंग सेक्टर में। जी क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं बार बार पॉलीमर और बायोपॉलीमर का, तो इससे पहले मैं अगला सवाल आपसे पूछूँ और डेप्थ में मैं जाऊँ, थोड़ा सा सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक आम बोलचाल वाली भाषा में कि जो हमारे बाकी व्यूअर्स देख रहे हैं जो थोड़े से टेक्निकल नहीं हैं उनको भी समझ में आए कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, और जब हम उसमें बायो जोड़ देते हैं तो बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं और किस तरह से क्यों बायोपॉलीमर्स का इस्तेमाल होना ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जब हम लोग पॉलीमर्स की बात करते हैं, हम लोग जो प्लास्टिक की बॉटल यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग प्लास्टिक की थैली यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ सब कुछ पॉलीमर से बना हुआ है। पॉलीमर होता क्या है कि एक मोनोमर हम लोग लेते हैं। मोनोमर कोई भी आपका एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ कंपाउंड हो सकता है। जब उसकी एक लॉन्ग चेन बनती चली जाती है तो उसको हम लोग पॉलीमर बोलने लगते हैं। अब इसमें पॉलीमर जितने भी हम लोग आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं ये सारे के सारे क्रूड ऑयल से बनते हैं, जो कि आपका तेल है। तेल से पॉलीमर बनाना एक नेचुरली हम लोग एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। जहाँ पे ये शब्द आ जाता है बायोपॉलीमर, तो यानी हम लोग अब फॉसिल फ्यूल का ना यूज़ करके हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके हम लोग पॉलीमर की उत्पादन करेंगे। ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जो कि पर्यावरण के लिए ज़्यादा अच्छी है, और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और डेवलप होती चली जाएगी, सिर्फ ना कि मेरी, बाकी और जो इंडस्ट्री में और लोग काम कर रहे हैं बायोपॉलीमर्स में, वैसे वैसे हम लोग शायद फॉसिल फ्यूल का रिप्लेसमेंट ला सकें। आपने जिक्र किया शुरू में ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, तो किस तरह से आपने सस्टेनेबल भी बताया इसको, किस तरह से सस्टेनेबिलिटी को ये कंपेयर करेंगे, अलाइन करेगा? जी, सस्टेनेबिलिटी से ये बहुत सारी चीज़ों से अलाइन करता है। पहले तो हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो अभी जब हम लोग फॉसिल फ्यूल से कोई भी नेचुरल कन्वेंशनल पॉलीमर जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारी नॉर्मल अभी प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे तेल का जब निकाला जाता है तब हम लोग कुछ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे होते हैं, फिर इसकी रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, फिर इसके मोनोमर्स अलग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। हम लोग जो बना रहे हैं, हम लोग एक वेस्ट रिसोर्स से बना रहे हैं। हमारा रॉ मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको कहीं से निकालना नहीं है, उसको चेंज नहीं करना है, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और अगर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा। इसमें अब हम लोग इस फेदर वेस्ट जो कि लैंडफिल्स में जाता, इसको हम लोग अपनी फैसिलिटी में लेके आएंगे। इससे हम लोग वाया सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेस हम लोग इससे केराटिन प्रोटीन बाहर निकालेंगे। फिर जो हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उससे हम केराटिन प्रोटीन को पॉलीमराइज करेंगे। एक बार ये पॉलीमराइज हो गया फिर हम लोग इसको दानों के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये दानों जो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब ये किसी भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में जा सकते हैं। जी। तो आप बायोपॉलीमर में जो बायोफिलर है उसमें आपने बताया आप चिकन के जो फैदर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चिकन के फैदर में ऐसी वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके लिए तैयार करता है कि आप उसको इस्तेमाल करें? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ चिकन के फैदर्स क्यों, बाकी जो बर्ड्स हैं लाइक डक हो गई या अदर्स भी हैं, उनके फैदर्स में ऐसा क्या है कि उनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते? चिकन फैदर्स को इस्तेमाल करने का जो हमारा डिसीजन रहा है वो बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन था। आज के टाइम पे हम लोग ग्लोबली पूरी दुनिया भर का अगर हम उत्पादन की बात करें प्लास्टिक की, तो हम लोग लगभग 550 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं हर साल। ये यूनाइटेड नेशंस का डेटा है। यूनाइटेड नेशंस का डेटा ये भी बोलता है कि हम लोग लगभग 8 बिलियन टन फेदर वेस्ट जनरेट करते हैं, चिकन फेदर वेस्ट।
जो कि 16 गुना ज़्यादा है जितना हम लोग प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये रिसोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि पड़ी हुई है, किसी को नहीं मालूम इसका क्या इस्तेमाल करना है, वो अगर हम लोग यूज़ करना चालू करते हैं तो हम लोग पूरे के पूरे प्लास्टिक सेक्टर को, पॉलीमर सेक्टर को विद मच मोर इनोवेशन, अभी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, तो हम लोग बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस की तरफ जा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, हम लोग एक अपने आप को मटेरियल कंपनी की तरह एस्टैब्लिश करेंगे, तो चिकन फेदर केराटिन कैन एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, हमने पॉलीमर और बायोपॉलीमर का फ़र्क जाना है। हमने जाना कि नोवो पॉलीमर किस तरह से आपको एक दूसरा विकल्प देगा पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन इनसे क्या कुछ प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं, आगे बातचीत जारी रखेंगे सार्थक जी से, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। हेलो, आपका बैलेंस कम पड़ रहा है मैडम, चेक बाउंस होएगा। हेलो हेलो मैडम, आपका लोन जो हाँ है हाँ वो पता है, रिजेक्ट हो गया ना फिर से। नहीं मैडम, आपका मुद्रा लोन अप्रूव्ड हो चुका है। बिना गारंटी के? हाँ जी। आपके बैंक ने मुझ पर विश्वास किया, थैंक यू। विश्वास मोदी जी को आप पर है मैडम। एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना है। पिछले 10 साल में छोटे उद्यमियों को 52 करोड़ से भी अधिक मुद्रा लोन्स मिले हैं और उनमें से 70% उद्यमी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल, स्वावलंबन और उद्यमिता के 10 साल। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप, और आज है हमारे साथ एंटरप्रेन्योर सार्थक गुप्ता जी। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे काफ़ी कुछ जाना पॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स के बारे में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू जो फाइनल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो क्या कुछ है, और साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो चिकन फेदर से लेकर पूरा फाइनल प्रोडक्ट तक है वो इस तरीके से जाता है कि हमारे पास बड़े बड़े चिकन प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जो टनों में दिन के 20 टन 30 टन फेदर वेस्ट जनरेट करते हैं। हम उनके साथ मिलकर एक केराटिन एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाते हैं, जहाँ पे वो फेदर मेरे पास आता है, उसको पूरी तरीके से साफ़ किया जाता है। फिर उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल करके उसको हम लोग डिज़ोल्व करते हैं। फिर एक फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ करके उससे हम लोग कोई भी चीज़ जो डिज़ोल्व नहीं हुई है, बाकी तरीके के फैट्स, लिपिड्स, सेल्यूलोज और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं फेदर के, उसको सेपरेट आउट करते हैं। फिर मेरे पास एक बहुत ही क्लियर सोल्यूशन आ जाता है जिसमें सिर्फ केराटिन होता है और वो केमिकल होता है। जिस तरीके से इस स्टेप के बाद फिर जिस तरीके से दूध से पनीर फाड़ के निकाला जाता है, उसी तरीके से हम इस सोल्यूशन से केराटिन फाड़ के निकालते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग उसका पीएच को जैसे दूध में हम लोग नींबू डालते हैं तो वो हो गया बिल्कुल एसिड डालने की तरीके से, तो हम लोग भी अपने केराटिन के सोल्यूशन में एसिड मिलाते हैं और वो मेरा केराटिन पूरा सेटल होकर निकल आता है। यहाँ पे हमारे पास केराटिन प्रोटीन आ गया है माइक्रोपोरस फॉर्म में। अभी ये केराटिन बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पाउडर के, बहुत ही माइक्रो पार्टिकल के साइज में रहता है। फिर हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आती है जिसमें हम लोग इसको एक लॉन्ग चेन में बनाते हैं जो कि हमारे बिल्कुल प्लास्टिक की तरह दिखता है। ये जैसे ही बना, फिर जो प्लास्टिक की मशीनें हैं, जो बड़े बड़े हमारे उद्योग हैं, ये लोग इसी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं और उससे पन्नियाँ बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, जो कि हमारी किसानी में, एग्रीकल्चर में आपकी यूज़ होती है मल्चिंग के लिए। और हम लोग जो थैला ले रहे हैं, कैरी बैग्स ले रहे हैं, वो इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, जैसे आपने एक कंट्रोल एजेंट का जिक्र किया, पीएच का जिक्र किया, साथ ही टेम्परेचर भी कुछ स्पेसिफिक होता होगा। इन सब का क्या सिग्निफिकेंस रहता है इस पूरे प्रोसेस में? हर प्रोसेस पैरामीटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। जैसे जब हम केराटिन चिकन फेदर्स को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो एक टेम्परेचर में सबसे कम एनर्जी का इस्तेमाल करके वो डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर हम उस टेम्परेचर पे नहीं लेके जाएंगे, हम कम टेम्परेचर पे करेंगे, तो मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, मेरी एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, मेरे इनपुट मटेरियल की कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी। तो एक कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर का रोल आता है। फिर जिस तरीके से चिकन फेदर में एक तरीके से लगभग 80 से 85% केराटिन प्रोटीन होता है। बाकी मेरे पैरामीटर्स तब वहाँ पे आते हैं कि हम मैक्सिमम केराटिन प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर पाए उन चिकन फेदर से। सो सारे पैरामीटर्स, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो आपकी एजिटेशन स्पीड हो, या फिर वो टेम्परेचर हो, इन सब का एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है और एक बहुत ही छोटी रेंज होती है जिसमें हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं।
इस रेंजेस को डिफाइन करने में हम लोग को लगभग 4 से 5 साल लगे हैं। हम लोगों ने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करे हैं कि हम लोग बेस्ट पॉसिबल आउटकम इसका निकाल पाए। अगर हम इसमें सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा नोवो पॉलीमर का इसमें? नोवो पॉलीमर तो पूरी तरीके से सर्कुलर है। हम लोग एक वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री का वेस्ट लेते हैं, हम लोग दूसरी इंडस्ट्री के लिए एक सोल्यूशन बनाते हैं और जो कि वापस नेचर में जाके मिल जाता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी कहती क्या है कि आप अपने ही वेस्ट को रीयूटिलाइज कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक इंडस्ट्री नहीं, हम लोग एक इंडस्ट्री हो गई मेरी चिकन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहाँ का हम लोग वेस्ट ले रहे हैं, फिर हम लोग एक दूसरी इंडस्ट्री जो कि है आपकी पॉलीमर प्लास्टिक इंडस्ट्री, उसके लिए एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके प्लास्टिक के वेस्ट को है पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा। तो प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, प्लास्टिक रिसाइकलिंग ना कर पाना ये प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने ये फिगर आउट करा कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग को कैसे अब जो उस पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बर्डन कैसे कम किया जा सकता है, वो नोवो पॉलीमर जैसे इनोवेटिव और नए पॉलीमर करके देंगे। बिल्कुल सार्थक जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, उसका रिसाइकिल ना होना प्रॉब्लम है और एक बड़ी समस्या है, ग्लोबल की समस्या है। तो जिस तरह से हम समझते हैं तो ग्लोबली या हम इंडिया की बात करें, अगर जो आपका प्रोडक्ट है बायोपॉलीमर, उसे कितना परसेंटेज आप देखते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं घट जाएंगी? अभी हम लोग अगर ग्लोबल एमिशंस वगैरह पे बात करें तो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है प्लास्टिक। जैसे जैसे लेट्स से हम लोग इनिशियली थोड़ा सा बहुत छोटा करेंगे तो शायद हम लोग पहले कुछ साल में 0.01% ही उसमें इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे कंपनी ग्रो करेगी और लोग इस फील्ड में आके काम करना करेंगे तो आई एम होपिंग बाय 2050 we would be able to compensate around 20% of this problem, tackle this problem, and ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। जी, वाकई एक बड़ा नंबर तो ये है, और क्योंकि अभी शुरुआत है और 2050 तक आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने लेवल पर क्या कुछ कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बाहर तक ले जाने के लिए किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं? हमारा प्रोडक्ट मोस्टली B2B, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोग बिजनेस टू बिजनेस डील करने में ज़्यादा उसकी इम्पैक्ट बढ़ता है, क्योंकि एक आम कंज्यूमर एक पन्नी खरीदेगा, एक थैली खरीदेगा, थोड़ा सा कुछ खरीदेगा, लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टनों में होती है। टन मतलब एक टन 1000 किलो के बराबर हो गया, हज़ारों किलो में उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई भी XYZ अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लें, जो कि लेट्स से हमारी कपड़े बना रहे हैं, तो वो लोग अपनी पैकेजिंग में जो मटेरियल यूज़ करते हैं, अगर वो लोग इसको इस्तेमाल करना चालू करते हैं तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और इसी दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे कॉर्पोरेट से कनेक्ट में हैं जिनके साथ हम लोग कुछ के साथ हम लोग पायलट भी प्लान कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको नोवो पॉलीमर बहुत ही आसानी से दिखेगा और बहुत सारे ब्रांड्स में दिखेगा। बेहद अच्छी बात है, बहुत सारे ब्रांड्स में दिखेगा। साथ ही साथ क्योंकि एक नया जब स्टार्टअप होता है और क्योंकि एक ये काफ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो किस तरह के चैलेंजेस जो है इस स्टार्टअप को ने फेस किए बेहतर होगा मैं कहूँ? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत फेस करने पड़ते हैं, और ना वो सिर्फ हमें नहीं फेस करने पड़ते हैं, वो सारे बिजनेसेस को फेस करने पड़ते हैं। आप कोई भी नई चीज़ मार्केट में ला रहे हैं तो पहले तो उसको ऑप्टिमाइज करना, उसकी टेस्टिंग करना, ये इंश्योर करना कि वो पूरी तरीके से सेफ है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों में समय लगता है। आप कुछ चीज़ों में फंसते हो कहीं पे, लेकिन फिर आप टाइम लगा के रिसर्च करके उसको आगे बढ़ते हो। ये तो हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज़ की बात आ गई। जब हम लोग इसको कमर्शियलाइज करते हैं, जब हम लोग मार्केट में लेके जाते हैं, तो हम लोगों ने डिज़ाइन करा होता है प्रोडक्ट कुछ सोच के, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। फिर हम लोग उसको उस हिसाब से ट्वीक करते हैं। प्राइसिंग एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक रहता है हमेशा। आप कोई भी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप कर रहे हैं तो प्लीज़ ये हमेशा हम लोग सोच के करते हैं कि क्या कस्टमर इस प्राइस को पे कर पाएगा। बनाने को हम एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बना दे, लेकिन अगर उसको कोई खरीद नहीं सकता तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बचता। इस वजह से जैसे स्टार्टिंग से हम लोग ने जब करा था तो स्टार्टिंग में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। हम लोगों को टाइम लगा, 3-4 साल लगे उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को कम डाउन करने में, जो कि हमने केराटिन एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस में भी आपको बताया था कि हर एक पैरामीटर को डिफाइन किया गया है ताकि हम लोग उसकी कॉस्ट को कम कर पाएं।
तो इसी तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों ने पहले फेस किए हैं, आगे भी हम लोग कुछ कुछ चैलेंजेस फेस करेंगे, बट ये तो बिजनेस का पार्ट है। चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं तो बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में भी खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिल रहा है आपको? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हम लोगों को IIT कानपुर से मिला है। मेरा आइडिया लेकर मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ थ्योरी थी मेरे दिमाग में, और मैं IIT कानपुर के इंक्यूबेशन सेंटर में पहुंचा। मैंने वहाँ के प्रोफेसर इंचार्ज को बताया कि सर ये मेरा आइडिया है, मैं इस पर कुछ करना चाहता हूँ। उनको मेरा आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हाँ तुम ये करो, मैं तुमको सपोर्ट करूँगा, यहाँ पे मैं तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगा कि तुम अपनी रिसर्च कंक्लूड कर पाओ, मॉनेटरीली भी, कि मतलब रॉ मटेरियल हमको खरीदना है, कहीं पे हमें टेस्टिंग करानी है, तो उसमें पूरा IIT कानपुर ने सपोर्ट करा। IIT कानपुर के बाद और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई जिन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट करा। अभी आजकल हम लोगों को सोशल अल्फा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है, फिर हम लोगों को बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सपोर्ट दिया है। चैलेंज सपोर्ट हमने जाने हैं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ, उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है, हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में, और आज हैं हमारे साथ एंटरप्रेन्योर सार्थक गुप्ता जी। तो सार्थक जी, आपने पॉलीमर्स की जब हम बात कर रहे थे, आपके प्रोडक्ट की हम जब बात कर रहे थे, आपने बताया था कि मल्चिंग फिल्म्स भी आप उससे तैयार कर रहे हैं। तो क्योंकि मल्चिंग फिल्म जो है एग्रीकल्चर का एक बड़ा पार्ट है, हमारे किसान भाई बहनों के लिए वो बेहद ज़रूरी है कि हम उस पर और थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा करना चाहेंगे कि जब आप फेदर से, चिकन फेदर से इसको तैयार करेंगे, तो जो मल्चिंग फिल्म होगी उसकी अपनी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी और किसानों को उससे क्या लाभ होने वाला है? अभी जब हम लोग स्मार्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है मल्च फिल्म, क्योंकि ये मल्च फिल्म बनती है कन्वेंशनल प्लास्टिक से, जो कि हमारे खाने में मतलब आफ्टर थोड़ा सा डिग्रेडेशन होने के बाद वो माइक्रो प्लास्टिक का एक कारण बन रही है, जो कि हमारे फूड सोर्सेज में भी जा रही है। अगर मल्चिंग को हम लोग किसी तरीके से कंपोस्टेबल फिल्म्स के साथ रिप्लेस कर पाए, कंपोस्टेबल मल्च फिल्म्स बना पाए, तो हम लोग स्मार्ट फार्मिंग के सेक्टर को रेवोल्यूशनलाइज कर सकते हैं। इसी में नोवो पॉलीमर से बनी हुई मल्च फिल्म्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। प्लस ये तो सिर्फ कंपोस्टेबल की बारी हुई, क्योंकि हम लोग इसको मुर्गी के पंख से बना रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम में, जो कि ऑटोमेटिकली जब धीरे धीरे डिग्रेड करती है मिट्टी में, तो ये फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करती है। हमारे इंटरनल टेस्ट सजेस्ट करते हैं कि अगर हम लोग एक कन्वेंशनल मल्च फिल्म को इस्तेमाल करें और वहीं पे हम लोग अपने नोवो पॉलीमर की मल्च फिल्म को इस्तेमाल करें, तो 50 to 70% ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से मिलती है। ये जल्दी ही हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बड़े बड़े खेतों में इसके पायलट हम लोग करने वाले हैं और इसके हम लोग रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे। अगर आपका ये प्रोडक्ट आता है तो किस तरह से जो एक डिपेंडेंसी है वो कम होगी इंपोर्ट पर हमारी, और कैसे इसको इकोनॉमी को फ़ायदा होने वाला है भारत की? जब मैंने ये आइडिया पे काम करना चालू किया था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही मेरे लिए ये थी कि हम भारत में जितना भी कंपोस्टेबल पॉलीमर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 90% से ज़्यादा बाहर से, दूर देशों से इंपोर्ट किया जा रहा है। इस वजह से उसकी कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही थी। फिर मेरे सोल्यूशन में हम लोगों ने यही फिगर आउट करा कि ऐसा रॉ मटेरियल मिल जाए जो कि हमारे देश में इतना अवेलेबल हो कि हम लोग बाहर से हम लोग को इंपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। तब ये चिकन फेदर्स का हम लोगों ने सोचा कि इससे हम लोग बनाते हैं। अगर हम लोग ये चीज़ कर लेते हैं, इस समय लगभग $200 मिलियन से $300 मिलियन के आसपास हम लोग कंपोस्टेबल पॉलीमर को इंपोर्ट करा रहे हैं, और जो कि बहुत तेज़ी से साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग ये इंपोर्ट को कम कर सकेंगे। प्लस जैसे जैसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल या जो कि कंपोस्टेबल पॉलीमर है हमारा,
इसके यूज़ केसेस बढ़ाते चले जाएंगे, हमारे जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं कन्वेंशनल प्लास्टिक बनाने में, उसके भी इंपोर्ट में कमी आएगी, जिससे हमारे देश को, हमारी सरकार को, हमारी जीडीपी को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हम इस पे गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो कितना फ़ायदा ऐसे स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट पॉलिसी का हो रहा है, और किस तरह की पॉलिसी आप चाहते हैं कि थोड़ा सुधार होना चाहिए, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे सजेशन के तौर पर। सरकार पूरी तरीके से प्रमोट कर रही है। जो पिछले वर्ष का बजट था उसमें स्पेसिफिकली सरकार ने बायोप्लास्टिक और बायोपॉलीमर्स पे एक क्लॉज रखा था, जिसमें वो जब उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगाया तो उन्होंने उसको कंपोस्टेबल पॉलीमर को उससे एग्जेम्प्ट करा, जिससे हमारे जैसे स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रोत्साहन मिला कि हाँ, सरकार हमारे एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर रही है। यूपी गवर्नमेंट भी बायोप्लास्टिक के प्लांट्स लगाने में, अगर आप उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं तो उसमें वो सब्सिडी दे रही है, वो आपको जीएसटी का एग्जेम्पशन दे रही है। तो काफ़ी पॉलिसीज़ को वो लोग लेके आए हैं, और जितना धीरे धीरे प्लास्टिक पे बैन लगता जा रहा है, ये भी हमारे ये इनोवेटिव तरीके के जो पॉलीमर्स, इनोवेटिव अल्टरनेटिव मटेरियल, सस्टेनेबल मटेरियल्स जो आ रहे हैं, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। मिशन और विजन की भी यहाँ पर बात करना बेहद ज़रूरी होता है कि क्या लेके चल रहे हैं, क्या मिशन है आपका? मिशन और विजन तो हमारा और मेरा और मेरी कंपनी का एक ही है। किसी भी तरीके से, भले थोड़ा सा ही सही, लेकिन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ एक मीनिंगफुल हम कंट्रीब्यूशन इसके सोल्यूशन में प्रोवाइड करने में एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सके, एक सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर सके, दुनिया को राह दिखा सके कि ऑल्टरनेटिव मटेरियल भी अच्छे बन सकते हैं और जो कि सस्टेनेबल हो सकते हैं, इको फ्रेंडली हो सकते हैं। आज जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे आई एम श्योर मोटिवेट भी हो रहे होंगे, तो आज उनके लिए मैसेज आपका क्या होने वाला है? हर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक कॉन्शियस, एक इन्फॉर्म चॉइस लेकर कि नहीं, मुझे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स लेने हैं। जो टेक्निकल लोग हैं मेरे जैसे, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन डाल करके सोसाइटी में, कि भाई हम लोगों ने रिसर्च करी, तो उस रिसर्च को जनता तक लेके जाएं, उस रिसर्च का एक्चुअल यूज केस आज की दुनिया में उसको बना सके। तो इस तरीके से हर कोई अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है। सार्थक जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप अपने मिशन में जल्दी से जल्दी आपका जो मिशन है वो पूरा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में बने रहने के लिए। थैंक यू। जैसा हम लोग जानते हैं, भारत में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। इनमें एग्रीटेक स्टार्टअप्स की संख्या भी बढ़ते जा रही है। अगर आप एग्रीटेक स्टार्टअप्स को देखेंगे, उनके फाउंडर्स जो हैं बड़े पैशनेट होते हैं, उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है, किसान के फ़ायदे के लिए बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी भी बनाते हैं ये सारे स्टार्टअप्स। लेकिन ऐसे स्टार्टअप फाउंडर और स्टार्टअप्स अकेले काम नहीं कर सकते, उनको सराउंड करने के लिए एक इकोसिस्टम की ज़रूरत है, और वही काम आईआईटी कानपुर में एसआईसी इनक्यूबेटर करता है। मैं 2-4 आपको उदाहरण दूंगा कि किस तरह से इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। एक है, आप ये देख लीजिए, स्टार्टअप ने मान लीजिए एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाई किसान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी लेकर आप किसान के पास जाएंगे, किसान के पास पैसे नहीं होते कि टेक्नोलॉजी के लिए मैं पैसे दे सकूं। तो इस माहौल में आईआईटी कानपुर का ये रोल हो जाता है कि ये ढूंढने की कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माने सीएसआर की ओर से, या गवर्नमेंट के किसी फंडिंग स्कीम को लेकर इस टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन को सपोर्ट किया जा सके, जिससे किसान इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके, और सब लोग फिर देख पाएंगे कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी से एक परिवर्तन लाया गया है ऑन द ग्राउंड। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक कृषि से जुड़ी उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं, जिनकी मदद से वो न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें, बल्कि तकनीक के इस्तेमाल से अपने श्रम और समय की बचत भी कर पाएं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है हमें बताइएगा ज़रूर। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।